नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पहलगाम में जब यह घटना हुई थी, 26 हमारे मासूम लोग, निर्दोष लोग निर्ममता से, बर्बरता से मार दिए गए थे, तब भी मैंने कहा था कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इन हत्याओं से, इन बेचारे लोगों के मरने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जरा भी दुख नहीं होता। उनको अंदर अंदर खुशी हो रही थी कि इसी बहाने हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलेगा। आपको याद दिला दूं, पुलवामा में जो हमला हुआ था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, ऐसी मौत किसी को ना मिले जिस तरह की शहादत इन जवानों को मिली थी। बम फटा था और फिर उनके चेहरे पहचानना भी मुश्किल काम था। उसके बाद टीवी चैनल पर बैठकर एक एंकर क्रेजी हो रहा था, अर्णव क्रेजी हो रहा था कि अब तो बस अगला चुनाव हम जीत जाएंगे। इनके दिमाग में, इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चलता है और ये बात अब ये लोग खुद साबित कर रहे हैं। आपको पता है, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल वहां पर शहीद हुए थे। हफ्ते भर पहले बेचारे की शादी हुई थी और वहां गए थे वो हनीमून मनाने के लिए। और किस्मत ऐसी कि जिस समय यह सारा कुछ हुआ, वो बेचारे अपनी पत्नी के साथ वहीं उसी जगह पर थे जहां यह सब हो रहा था, बैसरण की घाटी में थे। आतंकवादियों ने बर्बरता के साथ उनकी हत्या कर दी। सोचो तो दिल टूट जाता है, सोचो तो लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है। एक बेचारा जिसकी अभी शादी हुई और शादी के बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जो कश्मीर घूमने जाता है और उस आदमी की हत्या हो जाती है। सोचिएगा उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या उनकी मानसिक अवस्था होगी। सारा जीवन पड़ा हुआ है और साथ में यह हादसा उनके जीवन भर रहेगा। कितनी ही रातों को वो सोएंगी और सपने में ये सारा कुछ आएगा और रात भर सो नहीं पाएंगी। ऐसी यातना, ऐसा मानसिक उत्पीड़न तो किसी दुश्मन को भी ना मिले जो उस लड़की को, उस युवा लड़की को इन बर्बर नीच आतंकवादियों ने दिया है। सच में सोच के दिल दहल जाता है। वो महिला एक बाइट देती हैं। हुआ यह था कि सेना के जो लोग थे, सेना की जो महिलाओं की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था विनय नरवाल के सम्मान में। वहां पर वो गई थी और वहां पर टीवी चैनल वाले हमारे हर जगह पहुंच ही जाते हैं, तो वहां पर टीवी चैनल वालों ने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने जो कहा वो खुद सुन लीजिए। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे। Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. तो सुन रहे हैं आप, शहीद नरवाल की पत्नी कह रही हैं कि ये जो कुछ हुआ इसका फायदा उठाकर हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं ये अपील करती हूं कि विनय नरवाल के लिए आप प्रार्थना करें, लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहती हूं कि मुझे किसी से नफरत नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। कितना बड़ा दिल है इस बच्ची का। सुन के किसी की आंख भर जानी चाहिए, सुन के किसी को बुद्धि आ जानी चाहिए। लेकिन नफरती कीड़े जो हैं, नफरत की नाली में बजबजाते हुए जो कीड़े हैं, वो इस बयान के बाद हिमांशी नरवाल के पीछे पड़ गए। जो कुछ उन्होंने कहा है वो मैं अपनी जबान से कह भी नहीं सकता। हम खानदानी लोग हैं, हमें संस्कार मिला है, हमें परंपरा मिली है। हम इस तरह की घटिया बातें अपनी जबान पर ला भी नहीं सकते। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शायद इन लोगों की परवरिश में कुछ कमी रह गई। वैसे मुझे लगता है कि माँ बाप तो सारे ही अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, लेकिन ये उस परवरिश को भूलकर नफरत के नाले में, नफरत के बजबजाते हुए नाले में कूद गए और उसके बाद इनके पास सिर्फ और सिर्फ गंदगी बची हुई है। मैं इनके नाम भी नहीं लूंगा, ये इस लायक नहीं है कि इनके नाम लूं मैं। आप स्क्रीन पर बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये कौन से लोग हैं और क्या कह रहे हैं। इसमें लड़कियां तक शामिल हैं, महिलाएं जिनको इस महिला का दर्द समझ में आना चाहिए था, जो 2 मिनट बैठ के कल्पना करें कि अगर इस लड़की की जगह हम होते तो आज किस मानसिक अवस्था में होते। वो इसको ट्रोल कर रही हैं, घटिया बातें लिख रही हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने की बात ये लड़की नहीं कर रही है। अगर यही हिमांशी नरवाल कह रही होती कि मुसलमानों से मुझे नफरत है, कश्मीरियों से नफरत है, तो ये सारे लोग उनको हीरोइन बना रहे होते। लेकिन चूंकि वो कह रही हैं और वही कह रही हैं जो देश के लिए जरूरी, वही कह रही हैं जो आज आर्मी का कोई भी ऑफिसर कहेगा कि भैया अगर हमें पाकिस्तान से लड़ना है,
अगर एक मुल्क के साथ हमको लड़ाई करनी है तो बहुत जरूरी है कि देश के अंदर एकता रहे। जब इन लफंगों ने, इन आतंकवादियों ने, इन बर्बर और नीच आतंकवादियों ने पुरुषों को मारा, महिलाओं को छोड़ दिया और कहा कि जाकर मोदी को बता देना, या फिर जब इन्होंने धर्म पूछा तो इनका एक ही उद्देश्य था कि ये महिलाएं जाकर बताएं और फिर धर्म के आधार पर नफरत फैले। और ये जितने नफरती बजबजाते हुए कीड़े हैं, इसीलिए देश के दुश्मन हैं। ये अगर एक शहीद लेफ्टिनेंट की बीवी को ट्रॉल कर सकते हैं, अगर ये एक शहीद हिंदुस्तानी की बेवा को ट्रॉल कर सकते हैं, अगर ये हिमांशी नरवाल को ट्रॉल कर सकते हैं, उनके लिए गंदी गंदी बातें लिख सकते हैं, एक ऐसी महिला के लिए जिसने अभी हफ्ते भर पहले अपना पति खोया है। लेकिन इनके मन में ना तो कोई दया है, ना देश के लिए कोई प्रेम है, और ना ही इतनी बुद्धि बची हुई है कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। ये ट्रॉल कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं एक शहीद की बेवा के लिए। आप सोचिएगा ये कितने नीच लोग हैं, और अपनी नीचता में ये कहीं भी जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की खबर आपने पढ़ ली होगी, वहां पर चंदन और प्रोग्यजीत है, सनातन एकता मंच बनाया है कोई, दुनिया भर के इस तरह के मंच बनाए हैं। सनातन एकता मंच चलाते थे और जानबूझकर पोस्टर लगा रहे थे, स्टेशन के बाथरूम पर पोस्टर लगा रहे थे पाकिस्तान का। ये असल में पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से इनको इतना प्यार है कि वहां पर पाकिस्तान का पोस्टर लगा रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद दिख रहे थे। हैं ये सनातन एकता मंच के क्यों कर रहे थे? ताकि ये खबर बाहर जाए और हिंदू मुसलमान भड़के। इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, देश के अंदर दंगा फैलाना। बंगाल पुलिस को बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया, इनकी साजिश बेनकाब कर दी। लेकिन ऐसी साजिशें तो पूरे देश के अंदर चल रही हैं। पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जो नफरत फैलाने का पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका मुकाबला अगर नहीं किया गया तो देश के सामने जो हालात आएंगे वो हालात बहुत अच्छे नहीं होंगे। और ऐसा तब है जब दुनिया में हिंदुस्तान के खिलाफ पता नहीं कितनी साजिशें चल रही हैं। खबर आई है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो एक्टिव हो गई है और ढाका का जो पाकिस्तानी उच्चायोग है उसमें आईएसआई एजेंट बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहे हैं। खबर यह भी है कि उनका मंसूबा यह है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर वो अपनी पहरेदारी बढ़ाएं, वहां जो अलगाववादी हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनको हथियार दें और बाकी सब दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इसको लेकर बेहद सतर्क होगी और अपनी कार्रवाइयां कर रही होंगी ताकि वहां से हथियार वगैरह निकलकर हमारे देश में ना आ पाए। इतना खतरा है पूरी दुनिया में। हालत यह है कि पाकिस्तान खुद तो एलओसी पर लगातार गोलाबारी कर रहा है और उसका जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो जाकर अमेरिका से कहता है कि भारत के जो नेता हैं उनको बयानबाजी से रोकिए, स्थिति बिगड़ रही है। मैं तो एक सवाल कर रहा हूं शहबाज शरीफ से कि तुम्हारा एक मंत्री रात को 2 बजे लाइव होकर कहता है, कैमरे पर आकर कहता है कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। 24 घंटे बीत गए, 36 घंटे बीत गए, तुम्हारा वो जो मंत्री बैठा हुआ था कैमरे पर वो झूठा साबित हुआ। और वो कर क्या रहा था? भड़काने वाले बयान तो वो दे रहा था। भड़काने वाले बयान तो तुम्हारे यहां से आ रहे हैं। पहले हिंदुस्तान के अंदर 26 मासूम लोगों की जान जाती है और उसके बाद तुम लोग लगातार भड़काने वाली बातें करते हो। यह कोई दुनिया से छुपी हुई बात नहीं है कि कश्मीर के अंदर 80 के दशक से ही तुम लोग लगातार आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हो, कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहे हो। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। हजार सबूत है इसके, हजार सबूत है कि कैसे पहले तुम जेकेएलएफ को लगातार हथियार देते हो। जेकेएलएफ का हर नेता पाकिस्तान जाता है, वहां से ट्रेनिंग लेता है, हथियार लेता है और लौटकर आकर कश्मीर के अंदर आतंक फैलाता है। और उसके बाद जब जेकेएलएफ का काम निकल गया, क्योंकि जेकेएलएफ तो आजादी की बात कर रही थी, तो तुम जेकेएलएफ को किनारे करने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार और पैसा देना शुरू करते हो। जाने कितनी तंजीमें कश्मीर के अंदर थी आतंकवादियों की जिन्हें तुम सपोर्ट कर रहे थे। सब जानते हैं, सारा सबूत है, सारी दुनिया जानती है कि तुम आतंकवाद के अड्डा बनकर रह रहे हो। लंबे वक्त से तुम्हारे अपने विदेश मंत्री ने खुलेआम कहा था कि पाकिस्तान में 30 साल से आतंकवाद पल रहा है, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए पल रहा है कहा था, लेकिन पल तो पाकिस्तान के अंदर ही रहा है और इसको पालने वाली तुम्हारी आर्मी है, आईएसआई है और पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट है। इसने क्या किया है? खुद पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया है। खुद पाकिस्तान वो डेवलपमेंट नहीं हासिल कर पाया जो कर सकता था।
और कश्मीर को तो लगातार फ्लैश पॉइंट बनाकर रखा ही है। तुम्हारा नेता, तुम्हारे देश का नेता बेनजीर भुट्टो का लड़का कहता है कि सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। बेनजीर भुट्टो किसी तरह से जिस आतंकवाद को खत्म करना चाहती थी, उन्होंने बाकायदा राजीव गांधी को लिस्ट सौंपी थी जो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे उनका। और जिस बेनजीर भुट्टो को तुम्हारे पाकिस्तान का आतंकवाद ही खा गया, उसका बेटा अपनी मां के लिए न्याय नहीं मांग रहा है। उसको यह चिंता नहीं है बिलावल को कि वो पूछे कि मेरी मां की हत्या किसने की थी, या पूछे मेरे दोनों मामाओं को किसने मारा था, या ये पूछे कि मेरे नाना को फांसी पर क्यों चढ़ा दिया गया था, क्यों जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया था। इतिहास जरा अपना उठाकर देखो। लियाकत अली तुम्हारे पहले प्रधानमंत्री थे, भरे प्रोग्राम में उनको गोली मार दी गई थी। वहां से शुरू होता है तुम्हारा इतिहास। और उसके बाद कितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तुम्हारे जेल में गए, कितने मारे गए, उनकी गिनती तुमको अच्छी तरह से पता होगी। जो आतंकवाद तुमने हिंदुस्तान के लिए पाला है, उसने तुम्हारे यहां भी जिंदगी जहर कर दी है। बेनजीर भुट्टो के लड़के की हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सके कि मेरी मां को किसने मारा था, क्योंकि जिस दिन पूछेगा उसकी जान पर भी आफत आ जाएगी। वो ये भी नहीं पूछ सकता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के दोनों बेटों को किसने मारा था। कौन जाने कि कोई सुई घूमकर उसके मां बाप की तरफ आ जाए। नहीं है हिम्मत उसकी पूछने की। वो हिंदुस्तान में खून बहाने की बात कर रहा है। और तुम कह रहे हो कि भारत भड़का रहा है, भड़काऊ, हमारे यहां से भड़काऊ न्यूज जा रही है। भड़काऊ बयान तो तुम्हारे मंत्री लगातार जारी कर रहे हैं। तुम्हारा मुनीर यह सब होने से पहले ही जिस तरह के बयान दे रहा था, हमारे आर्मी के ऑफिसर्स वैसा बयान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी आर्मी पॉलिटिकल नहीं है। हमारी आर्मी पॉलिटिकल ऑर्डर्स लेती है, पॉलिटिक्स नहीं करती है। हमारे एक ऑफिसर रिटायर हुए और तुम्हारे यहां का एक घटिया न्यूज चैनल जियो न्यूज यह खबर फैला रहा है कि जंग लड़ने के डर से वो चले गए। हमारा कोई आर्मी ऑफिसर जंग लड़ने से डरता नहीं है। पूरी उम्र नौकरी करने के बाद इज्जत से रिटायरमेंट उन्होंने ली थी। लेकिन तुम्हारे यहां लगातार अफवाह फैलाई जा रही है और अमेरिका से जाके तुम शिकायत कर रहे हो। तुम कर सकते हो शिकायत, क्योंकि अमेरिका के कर्जे में भी डूबे हुए हो और हमेशा अमेरिका की चौकी दी है। बात करते हो उम्मत की, और जब अफगानिस्तान में तालिबानों के खिलाफ लड़ रहा था अमेरिका, तो तुम उसको चौकी दे रहे थे, गोया तालिबान मुसलमान न होकर किसी और कौम के हैं। तो किस मुंह से तुम अमेरिका के पास शिकायत करते हो, तुम ही जानो। डर तो कहीं है, खौफ गहरा है कि अगर लड़ाई हुई तो कहीं 1971 की तरह, 1971 की तरह तुम्हारे मुल्क के कुछ और टुकड़े ना हो जाए। बलूचिस्तान अपनी आग में जल रहा है, सिंध में अपनी समस्याएं हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करके रखा है। किस तरह से फर्जी चुनाव हुआ था तुम्हारे यहां, और उस चुनाव के बाद लोग कितना नाराज थे, सारी दुनिया ने देखा। इमरान खान को जेल में डालकर पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये हमारे यहां नहीं होता। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहां भी लोग हैं नफरती, लेकिन आज भी जो बड़ी संख्या है वो इस नफरत को जवाब देती है। कल क्या खूबसूरत दृश्य था जब नैनीताल के अंदर कुछ लोग मुसलमानों की दुकानों में लगातार तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक हिंदू महिला खड़ी होती है और इसकी मुखालिफत करती है। यह हमारे देश की ताकत है। यह हमारे देश की ताकत है कि हमारे जैसे हजारों लोग जो हैं वो खड़े होते हैं इस तरह की नफरत के खिलाफ। वैसे 71 की बात आई तो मुझे एक और बात याद आ गई। राहुल गांधी गए हुए थे कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने। शुभम द्विवेदी भी शहीद हुए थे पहलगाम की बैसण घाटी में। उनके साथ भी उनकी पत्नी थी। उनको मारा गया और उनकी पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो, मैं इनके बिना जी कर क्या करूंगी। लेकिन आतंकवादियों ने कहा नहीं, तुम जाओ और बताओ मोदी को। आतंकवादी तो चाहते थे कि ये महिलाएं जाएं और बताएं कि धर्म पूछकर मारा गया, ताकि तमाशा फैले। जब उनके घर गए हुए थे राहुल गांधी, तो उन्होंने डिमांड की कि शुभम द्विवेदी को और जो लोग मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं तो लगातार उनको शहीद कह ही रहा हूं। राहुल गांधी ने वादा किया कि शहीद का दर्जा देने के लिए वो खत लिखेंगे और पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की बात तो वो लगातार कर ही रहे हैं। यहां तक कि जाति जनगणना की जो उनकी मांग थी वो पूरा होने के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि पहलगाम पर जवाब देना पड़ेगा। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार इसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले और जल्दी एक्शन ले। वहां पर एक और बात हुई। शुभम के जो पिताजी थे, जिन्होंने जमाना देखा है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी दादी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो ऐसा नहीं होता।
बिल्कुल ठीक बात है। जिनको इंदिरा गांधी की याद होगी उनको याद होगा कि क्या डिप्लोमेसी थी उनकी। 1971 में अमेरिका गई, निक्सन जैसा राष्ट्रपति था जो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था, तुर्रा बतुर्रा उसको जवाब दिया। लौट के आई, निक्सन ने कहा 7वां बेड़ा भेज देंगे। इन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने, कि 8वां बेड़ा भेज दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता था? क्योंकि रशिया से समझौता पहले ही उन्होंने कर लिया था कि अगर हिंदुस्तान पे आक्रमण होता है तो रशिया उनके साथ खड़ा होगा, और रशिया जब साथ खड़ा हुआ तो चाइना अपने आप न्यूट्रल हो गया। चाइना जो पाकिस्तान जिसके भरोसे था कि इधर से हम हमला करेंगे उधर से चाइना हमला कर देगा, चाइना न्यूट्रल हो गया। एयर स्पेस बंद कर दिया गया अपना, उनकी जहाजें नहीं आ पा रही थी। वाया श्रीलंका लाने की कोशिश की, श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी रोक दिया गया, वहां से भी पाकिस्तान की जहाजों को सहारा नहीं मिला। नतीजा यह कि 3-4 दिन के अंदर हमने बांग्लादेश में जीत हासिल की। पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतारो सेरेमनी हुई और पाकिस्तान के ऑफिसर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे वो झुककर समझौते पर साइन करके गए, और इस तरह से एक नया मुल्क बना बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिसको इस बात का गरूर था कि हम लेफ्ट में भी हैं, राइट में भी हैं, जिस दिन हमला करेंगे दोनों तरफ से हमला करेंगे। एक मोर्चा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया इंदिरा गांधी ने। ये इंदिरा गांधी की ताकत थी। वो भी शहीद हुई, लेकिन क्यों शहीद हुई? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि कुछ सिख ऑफिसर्स आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी से किसी सिख को नहीं हटाया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की नफरत नहीं थी उनके लहू में। इसलिए उन्होंने कहा कि हम भरोसा करते हैं, हम नहीं हटाएंगे। किसी भी सिख को अपनी सिक्योरिटी से नहीं हटाया। भले उनकी जान चली गई, उनको मार दिया गया, लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। यह ज्यादा दर्दनाक बात है कि उनके जैसी नेता के मारने के बाद सिखों का जनसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। यह हिंदुस्तान के इतिहास में एक धब्बे की तरह हमेशा रहेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी ये करने से मना कर दिया था। इसीलिए शुभम के जो पिताजी हैं वो इंदिरा गांधी को याद कर रहे थे। खैर, भारत सरकार ने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है कि युद्ध की जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में खबर मिले भी तो उसको रिपोर्ट ना किया जाए। मैं तो नहीं ही करता हूं, अपने दोस्तों से भी अपील करता हूं कि इस तरह की रिपोर्टिंग ना करें। और जाते जाते एक मजेदार खबर, पाकिस्तान ने अपने एफएम पर भारतीय गानों पर बैन लगा दिया है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो भारत के गाने हैं, जो म्यूजिक है, वो बेहद बेहद मकबूल है। आप कभी यूरोप जाएं, खासतौर पे लंदन जाएं और वहां किसी पाकिस्तानी से मिले तो वहां पर हिंदुस्तानी सिंगर्स का आपको दुनिया भर की सीडीज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। लोग बड़े शौक से सुनते हैं। म्यूजिक का कोई मुल्क होता भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सरकार इस तरह की बेवकूफ़ियां किए जा रही है। कभी एफएम पे रोक लगाती है, कभी किसी चीज़ पे रोक लगाती है। ये सारी बेवकूफ़ियां बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। अगर रोक लगाना है तो आतंकवाद पे रोक लगाओ। जिस आतंकवाद को 40 साल से पाल रहे हो वो तुम्हारे अपने मुल्क को खोखला कर रहा है। रोक लगाओ आतंकवाद पर। आईएसआई और सेना जब तक तुम्हारी सरकार चलाते रहेंगे तब तक पाकिस्तान में विकास जैसी कोई चीज़ ढंग से नहीं हो पाएगी। बेहतर हो कि ये सब बोझा उतारो, एक अच्छी डेमोक्रेसी बनो, अच्छे रिश्ते बनाओ और खुद भी चैन से रहो, दूसरों को भी चैन से रहने दो। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।